नमस्कार दोस्तों। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं। पहली बात यह है कि अगर ये जंग 15 दिन से अधिक गई तो निश्चित तौर पर नाटो की एंट्री इस जंग में होने वाली है। और दूसरी बड़ी बात, बहुत जल्द अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को न्यूक्लियर हथियार एक्टिव करने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरकार सीज फायर का कोई महत्व होता है या नहीं, क्योंकि यह कोई गली मोहल्ले या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलर का समझौता नहीं था। यह दो देशों के बीच का समझौता था। एक अमेरिका था तो दूसरी तरफ ईरान था, और दोनों अपने आप में एक दूसरे से कम नहीं हैं। खासकर इस मसले को देखते हुए कि ईरान अमेरिका पर शुरुआती ही दो युद्धों में भारी पड़ा है। दो युद्ध इस प्रकार मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों युद्धों में आप देखें, जब सीज फायर हुआ तो ईरान ही भारी पड़ा है। यह अलग बात है कि ईरान के टॉप कमांडर, टॉप लीडर और टॉप के अन्य जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका भी ईरान पर काफ़ी हद तक भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार सीज फायर के ठीक 10 दिनों बाद यह जंग क्यों शुरू हुई। ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से यह हमला करना पड़ा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला शुरू से ही करना चाहते थे। वे कभी सीज फायर करना ही नहीं चाहते थे। वे तो सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन से आसमान का फर्क होता है। दोस्तों, दरअसल हुआ ये इस प्रकार कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक पोत निकल रहा था, पनामा का झंडा लगा हुआ, और ईरान ने उस पोत पर हमला कर दिया, जिसके बाद अमेरिका बौखला गया और अमेरिका ने ईरान के जो समुद्र में निगरानी होती है, वो डिफेंस सिस्टम और अन्य चीज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद ईरान भी बैठने वाला नहीं था। उसने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए। अब ट्रंप ने ये बयान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि ईरान को वह पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे और नक्शे से मिटा देंगे। वहीं ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं था, और ईरान ने भी बिल्कुल पीछे से ही अपना बयान जारी करते हुए कहा कि खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें वह पूरी तरह से नष्ट कर देगा और नर्क बना देगा। दोस्तों, ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिरकार दोनों देशों की जंग कहाँ जाएगी, कुछ पॉइंट से समझना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि बिना पॉइंट के समझना निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, दोनों देशों की जंग कहाँ जाकर ठहरेगी अभी यह कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या ईरान जंग चाहता है या अमेरिका जंग चाहता है। दरअसल ना ईरान जंग चाहता है और ना ही अमेरिका जंग चाहता है। जंग सिर्फ इजराइल चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सीज फायर हुआ था, 60 दिनों के जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी थी, बात बनी थी। एक तरफ फ्रांस में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, जिसके बगल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बैठे थे। दूसरी तरफ ईरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने हस्ताक्षर किए थे, और दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने सीज फायर के हस्ताक्षर साझा किए थे। लेकिन इस सीज फायर के होने के बाद इजराइल को यह बात चुभी, और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि यह सीज फायर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और यह सीज फायर का टुकड़ा एक बेकार का टुकड़ा है। यानी मैं इस सीज फायर को नहीं मानता हूं, और मैं अभी भी लेबनान को और ईरान को छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर हमला किया तो सबसे ज्यादा खुश इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे, और बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद यह कहा था कि संबोधन के दौरान कि जितने भी दुनिया में ज्यूस लोग हैं जो इजरायली नागरिक रहते हैं, वे अपने देश के साथ खड़े हों और एकता का परिचय देते हुए ईरान को सबक सिखाने के लिए साथ खड़े हों, ताकि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाए। दोस्तों, इस अपील के बाद यह निश्चित तौर पर
समझा जाने लगा कि इजराइल तो शांत बैठने वाला नहीं है और इजराइल तो ईरान पर हमला बरसाने के लिए ईरान पर और लेबनान पर हमले करने के लिए एक मौका तलाश रहा है और वह मौका निश्चित तौर पर अमेरिका ने उसे दे दिया है। दोस्तों, समझने वाली ये भी बात है कि अमेरिका आखिरकार इजराइल के आगे क्यों झुक रहा है, ये भी समझना है। यह बिल्कुल बात सही है। अमेरिका की जो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों, वो इजराइल के नागरिक यानी ज्यूज चलाते हैं। आप फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या अन्य सोशल मीडिया फैक्ट देख लीजिए, जो उठाकर देख लीजिए, उनके आपको जो मालिक हैं वो आपको इजरायली ही दिखेंगे। ऐसे में इजराइल का पलड़ा इसीलिए भारी है कि वो अमेरिका को जब चाहे तब जंग में घसीट सकता है और यही हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप न चाहकर भी इस जंग में कूदना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इजराइल ने मजबूरन उन्हें घसीटा। और दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जंग में उतरने के लिए एक मौका तलाश रहा था और वह मौका उसे तब मिला जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे पनामा झंडे पर उसने अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद अमेरिका को यह बात नागवार गुजरी और अमेरिका ने भी फिर एक मौका मिला अमेरिका को, और अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने शुरू कर दिए। और ईरान पर इस बार अमेरिका ने दुगनी ताकत से बम बरसाए। उसी तरह ईरान भी अमेरिका के जो खाड़ी देशों में सैन्य ठिकाने हैं वहां पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान अपनी जगह सही है और अमेरिका अपनी जगह खुद को सही बता रहा है। जबकि इस पूरे अगर आप खित्ते को देखें तो ये जंग इजराइल की है और इजराइल ये जंग तो लड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सीज फायर होने के बाद भी और होने ना होने से पहले भी वो लेबनान को निशाना बना रहा था और वो कह रहा था कि ईरान के प्रति और लेबनान के प्रति जंग अमेरिका रोक सकता है, इजराइल नहीं रोक सकता। इसलिए आप देखें कि जब सीज फायर में जो 14 बिंदुओं की बात हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान जो समझौते में है तो ईरान ने ये कहा था कि वो लेबनान पर भी सीज फायर लागू होगा, लेकिन इजराइल ने कहा था कि लेबनान पर सीज फायर क्यों लागू होगा, ये मेरी बात समझ से परे है। इसके बावजूद ईरान नहीं माना और उसने हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप से करवा ही लिए, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस समझौते को कूड़े का समझौता बताया और इसे दरकिनार कर दिया। और निश्चित तौर पर इजरायली जो पीएम है उन्होंने दुनिया भर में जहां उनके इजरायली नागरिक हैं, ज्यूस हैं, उनसे अपील की कि आप अपने देश के साथ खड़े होइए। अब वक्त आ गया है इजराइल के साथ खड़े होने का, क्योंकि दुनिया इजराइल को अब एक नए रूप में देखना चाहती है और अमेरिका साथ देना दे, इजरायली नागरिक ही बहुत है। और अमेरिका को यहीं से बात समझ में आ गई कि अगर इजरायली नागरिक अमेरिका को पूरी तरह से छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे तो फिर परेशानी का सबब बन जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो इजराइल के जो ज्यूस हैं, जो इजरायली नागरिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं अमेरिका में इजरायली, वो न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसको फंडिंग करते हैं, बल्कि वो वहाँ की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फंडिंग करते हैं। और ये फंडिंग आज से नहीं चली आ रही है, फंडिंग दशकों से चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आसिम मुनीर हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, वो सीज फायर के दौरान जिनेवा में जाकर अपना सीना चौड़ा कर रहे थे। वो इस प्रकार चौड़ा कर रहे थे कि हमने दो देशों के बीच सीज फायर करवा दिया। जबकि ये बात अलग है कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता और ईरान भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान को दोनों तरफ से मलाई चाटने का जो अनुभव है वो शायद किसी अन्य देश के पास नहीं है। तो इसी लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग मिलती है वो अमेरिका के कहने पर मिलती है और पाकिस्तान से संबंध इसलिए रखना चाहता है क्योंकि उससे व्यापार चाहिए, उससे तेल भी चाहिए और अन्य चीजें भी चाहिए। तो ऐसे में और सस्ता तेल भी चाहिए।
तो पाकिस्तान दोनों तरफ से मलाई खाना चाहता था, जो उसकी जो मलाई है वो पहले ही गिर गई। अब दरअसल बात यह है कि अमेरिका को तो एक बहाना मिल ही गया। तो मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान जरूर इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। अगर इसी जगह भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर करवाया होता, क्योंकि जब पाकिस्तान ने मध्यस्थता के लिए खबरें आ रही थी पाकिस्तान की, तो भारतीय मीडिया में और विपक्ष लगातार ये हमले कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहा था कि विश्व गुरु वो ऐसे ही बन गए और मध्यस्थता जो पाकिस्तान करा रहा है, एक आतंकी मुल्क करा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की क्या हैसियत रह गई। अच्छा हुआ जो भारत के प्रधानमंत्री ने समझौता नहीं कराया और सीज फायर नहीं कराया, वरना ये समझौता 10 दिन का होता और फिर यही लोग बैठकर आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे होते। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग अभी भी जारी रहेगी और यह जंग 15 से 20 दिन की ओर गई तो निश्चित तौर पर इसमें आप नाटो की एंट्री देखेंगे और नाटो की एंट्री हुई तो रूस और चीन की भी अब एंट्री देखते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, परमाणु बम को लेकर जो शुरू से ये बात कही जा रही है कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, यानी न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, उसे लेकर एक बात यह है कि ईरान को आपको रोकना चाहे तो रोक ले, लेकिन ईरान अपना 400 से 450 किलोग्राम जो उसके पास यूरेनियम है वो नष्ट करने वाला नहीं है और वो आज नहीं तो कल परमाणु बम जरूर बनाएगा, इसमें कोई दौरान नहीं। वो परमाणु बम आप ईरान में भी बनता हुआ देख सकेंगे, वो परमाणु बम चालाकी से पाकिस्तान में भी बनता हुआ देख सकेंगे, रूस में भी बनता हुआ देख सकेंगे या चीन में बनता। इन 3 देशों में कोई न कोई ईरान की पूरी तरह से मदद करेगा, नॉर्थ कोरिया तो मदद करेगा ही। दोस्तों, एक बात इसमें यह कि इराक को अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इराक को पूरी तरह से गाजा बना दिया है, जैसे फिलिस्तीन को गाजा इजराइल ने बना दिया। तब इराक के राष्ट्रपति जो विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास परमाणु हथियार होता तो आज अमेरिका की हिम्मत न पड़ती कि वो इराक में हमला कर सके। दोस्तों, इसलिए ईरान वहीं से समझ गया था और वो समझ गया था कि अगर भविष्य में अगर ईरान को मजबूत होना है, अमेरिका और इजराइल जैसी ताकत से निपटना है, तो फिर उसे परमाणु हथियार बनाना ही होगा और न्यूक्लियर पावर संपन्न देश बनना ही होगा, क्योंकि दुनिया में ईरान को सिर्फ खतरा इजराइल और अमेरिका से है और अगर दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ उसे इजराइल से खतरा, अमेरिका से वो भी खतरा नहीं है। क्योंकि लेकिन एक बात ये भी हमेशा कही जाती रही है कि अब ईरान की जो मस्जिदों में जो नमाज होती है, नमाज के बाद जो माइक से पुकारा जाता है, आप जरा उसे गौर सुनिएगा। ईरान में सुबह शाम हमेशा ये बात कही जाती है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। तो ऐसे में अब आप किसी के मरने और मारने की बात कर रहे हैं तो इजराइल और अमेरिका ने हाथ में चूड़ी तो नहीं पहनी, वो भी ईरान को मटिया मेट मिटाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे।